Hello everybody, welcome to KS Hartani Education. In this video we are going to discuss Gujarat Board Class 11th Commerce चैप्टर नंबर 3 पे हम लोग अभी हैं और उसका ये वीडियो है पार्ट 2। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 में उसका नाम है बिजनेस सर्विसेज 2। उसका हमने 3.1, 3.2 और 3.3 जो है इसके पार्ट 1 में कर लिया है। आज हम इस वीडियो से जो शुरुआत करेंगे तो 3.4, 3.5 और पॉइंट नंबर 3.6 को समझेंगे और चैप्टर को समराइज कर देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और अगर आपको ये कंटेंट, ये वीडियो यूजफुल लगे, आपको चैप्टर समझ आए, तो अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दैट। चलो शुरुआत करें। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक। बैंक कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है? तो मेन फंक्शन हमने देख लिया बैंक का क्या है। मनी इन्वेस्ट करना, लोन प्रोवाइड करना और डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, कि लोग जाकर के उनके बैंक में पैसे भरेंगे वो एक्सेप्ट करना। लेकिन उसके साथ साथ उनके पास और भी कई सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कस्टमर के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पे नज़र रखना, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करना, ट्रैवलर्स चेक इशू करना, ड्राफ्ट इशू करना, आरटीजीएस, एनईएफटी। ये जो है अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में, आरटीजीएस और एनईएफटी क्या होता है। और बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और कोर बैंकिंग। कोर बैंकिंग भी क्या होता है ये भी अभी हम पढ़ेंगे। तो ये सारे जो एडिशनल फंक्शंस हैं, जो एडिशनल सर्विसेज हैं जो बैंक हमको प्रोवाइड करती है, वो अभी हम इस पर्टिकुलर पॉइंट में देखेंगे। सबसे पहली पॉइंट है टू इशू ड्राफ्ट। ड्राफ्ट मतलब एक ऐसा चेक जो बैंक ने लिखा है दूसरी ब्रांच को एड्रेस करते हुए। वो दूसरी ब्रांच को कह रही है कि जो नाम इस पर्टिकुलर ड्राफ्ट में लिखा हुआ है, उसको आप ये अमाउंट जो उसमें मेंशन्ड होगा वो आप उस पर्सन को वो अमाउंट दे दीजिए। बैंक जो है कस्टमर के बिहाफ पे दो बैंक्स एक दूसरे में डील करती हैं। जब किसी इंसान को दूसरे इंसान को पैसे भेजने होते हैं, वो बैंक जाता है, पैसे भर देता है, कमीशन भी भर देता है। और कमीशन किस लिए भरता है? ड्राफ्ट इशू करने के लिए। और उसके बाद बैंक जो है उसके लिए ड्राफ्ट बना देता है। सेंडर जो है, मतलब जो भेजने वाला है, वो बैंक को रिक्वेस्ट करता है कि आप ड्राफ्ट जो है रिसीवर के फेवर में, यानी उसके नाम पे बना दीजिए। बैंक अपने ब्रांच को या दूसरी बैंक को, जो भी उस पर्टिकुलर एरिया में है और जो रिसीवर का जिसमें भी अकाउंट है, उसको वो ऑर्डर करता है कि आप उसको ये अमाउंट पे कर दीजिएगा। ये ड्राफ्ट जो है सिर्फ और सिर्फ उसी इंसान को पैसे मिलेंगे जिसका नाम वहां पर लिखा हुआ है। और क्यों? क्योंकि ये अकाउंट पे ही ओनली होता है। आपने पढ़ा होगा चेक जो है हमेशा उधर हम लोग कॉर्नर में दो लीटी कर देते हैं, मतलब होता है अकाउंट पे ही ओनली। चेक की तरह ही ड्राफ्ट जो है कभी भी बाउंस नहीं हो सकता है। फिर आता है बैंकर्स चेक, वो है आपका पे ऑर्डर। बैंकर्स चेक एक ऐसी फैसिलिटी है जो बैंक ड्राफ्ट की तरह ही है। जो बैंक जो है चेक इशू करता है, और सामने वाला जब उस पेमेंट को एक्सेप्ट कर लेता है तो उसको अपने बोलते हैं पे ऑर्डर। ठीक है, पे ऑर्डर सेम सिटी में ही हो सकता है। हालांकि जो ड्राफ्ट है वो ऑल ओवर इंडिया आप कहीं भी कर सकते हैं। पे ऑर्डर कैन बी डन ओनली इन योर पर्टिकुलर सिटी। अब बात करें आरटीजीएस की, उसका फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये आजकल के वर्ल्ड के लिए आरटीजीएस और एनईएफटी बड़े जरूरी हैं। आरटीजीएस में जब कोई आरटीजीएस मेंबर बैंक होता है जो दूसरे मेंबर बैंक को पैसे ट्रांसफर करे कहीं पर भी इंडिया में, इस मेथड को अपने बोलते हैं आरटीजीएस। हर कोई आरटीजीएस मेंबर बैंक जो है उसके पास एक आईएफएससी कोड होता है। ठीक है, और ये आईएफएससी का भी ये जो है ये एक 11 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। आईएफएससी आपको आईडीआर बीटी जो है, यानी इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च ऑफ बैंकिंग टेक्नोलॉजी, वो इशू करके देता है। और आरटीजीएस एक मेथड है मनी ट्रांसफर करने का। एक बैंक से दूसरी बैंक में कभी भी किसी भी समय आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। अमाउंट जो है रियल टाइम पे डेबिट या क्रेडिट होता है, एंड एज पर ग्रॉस सेटलमेंट, मतलब जितना आपका चार्जेस के साथ टोटल। ठीक है, आरटीजीएस का मेथड एक बार समझें तो एक अकाउंट होल्डर से दूसरे अकाउंट होल्डर में, जो दूसरी बैंक में भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है सेम बैंक हो, उसमें हम पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन कैश में यहाँ नहीं होता। तो दोनों को, जो दोनों बैंक्स हैं, मतलब भेजने वाली भी और रिसीव करने वाले भी, दोनों के पास आईएफएससी होना ज़रूरी है। डिपॉजिट करने के लिए इसकी लिमिट है 2 लाख या उससे ज़्यादा। मिनिमम इट इज़ 2 लाख, 2 लाख से नीचे वो जा नहीं सकता। और आरबीआई जो है उसके लिए सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करती है। अच्छा, आरबीआई जो है आपका हर ट्रांजैक्शन पे ध्यान रखती है, आरटीजीएस पे भी और एनईएफटी पे भी।
और जैसे ही बैंक को इंस्ट्रक्शंस मिल जाते हैं सेंडर के ज़रिए, सेम डे पर रिसीवर को पैसे मिल जाते हैं। 2 लाख से ज़्यादा या 2 लाख रुपए आरटीजीएस से अपने ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस मेथड में कमीशन चार्ज होता है। कौन चार्ज करता है? जो सेंडर है, वो चार्ज करेगा कमीशन, रिसीवर कोई कमीशन चार्ज नहीं करता। बात करते हैं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र की। एनईएफटी का मतलब क्या होता है? एनईएफटी एक मेथड है जिसमें अगेन एक बैंक जिसके पास एनईएफटी मेंबरशिप है, वो दूसरी एनईएफटी मेंबर बैंक को पैसे ट्रांसफ़र करती है। जैसे आरटीजीएस वाले के पास आरटीजीएस मेंबर कोड होना ज़रूरी है, वैसे ही एनईएफटी जो है ये भी एक आरटीजीएस की तरह ही है। यहाँ पर जो अरेंजमेंट है ये ऑनलाइन होता है, यानी आप घर बैठे कर सकते हो। आईएफएससी कोड अगेन यहाँ पर भी ज़रूरी है। इस सिस्टम में मिनिमम अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है। मैक्सिमम अमाउंट इसका है 2 लाख। तो अपने को ये याद रखना है कि अगर 0 से 2 लाख रुपीस है, 0 से अगर 2 लाख रुपीस का ट्रांजैक्शन है तो एनईएफटी होगा, और मोर देन 2 लाख का है तो आरटीजीएस होगा। इसको आप बैचेस में कर सकते हैं, मतलब अगर आप ज़्यादा ट्रांजैक्शंस करना चाहते हैं तो एक ट्रांजैक्शन करिए 2 लाख के अमाउंट तक का, फिर वापस दूसरा ट्रांजैक्शन कर लीजिए। ये जो ट्रांजैक्शंस हैं ये आर्ली बेसिस पे सेटल होते हैं, मतलब मैंने अगर अभी किया तो विद इन 1 आवर या विद इन 1 डे या विद इन 48 आवर्स वो जो है पैसे उसके उसमें पहुंच जाते हैं। ये जो ट्रांजैक्शंस हैं ये बैच वाइज होते हैं, मतलब इसको बोलते हैं डिफरेंट नेट सेटलमेंट। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, सपोज कर लीजिए एक बैंक है जिसके 10 कस्टमर्स ने एनईएफटी किया सामने वाली बैंक के 10 कस्टमर्स के साथ, तो वो जो है लेन देन को पूरा एक हिसाब लगाएंगे हर घंटे, और जो भी उनका बैलेंस अमाउंट होगा बस वो वही ट्रांसफर करेंगे। बाकी अमाउंट्स ट्रांसफर हो जाएंगे लोगों के अकाउंट्स में, लेकिन वो एक्चुअली ट्रांसफर नहीं होते। मैक्सिमम एक बैच में 10 ट्रांजैक्शंस होते हैं इनके। तो 10 ट्रांजैक्शंस में अगर हम बात करें, सपोज कर लीजिए मैंने उस बैंक में किसी को दिए पैसे, उसी बैंक से किसी और ने हमारे बैंक में दिए, तो जो बैलेंस अमाउंट होगा ना बस वो वही ट्रांसफर करेंगे, ज़्यादा नहीं। आईएफएससी कोड जो है अभी उसके बारे में देखते हैं। सारे एनईएफटी मेंबर बैंक के पास भी आईएफएससी कोड होता है। ये एक अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। अल्फा न्यूमेरिक मतलब इसमें कुछ अल्फाबेट्स भी होते हैं और कुछ नंबर्स भी होते हैं, और ये होता है 11 डिजिट्स का। इस मेथड में अगेन कमीशन जो है सेंडर आपसे चार्ज करेगा, लेकिन इनवर्ड अगर एनईएफटी है तो अगेन रिसीवर कोई ना कोई कोई भी वो चार्ज नहीं लेता है। अगर आप 50,000 रुपए का एनईएफटी करते हैं तो 50,000 से कम आप एनईएफटी कर सकते हैं, कैश डिपॉजिट कर सकते हैं बैंक में। और एनईएफटी की जो फैसिलिटी है वो वॉक इन कस्टमर, यानी आप बैंक में जा करके कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है आपका बैंक ओवरड्राफ्ट। कोई भी बिजनेसमैन जिसके पास करंट अकाउंट है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसके पास करंट अकाउंट है और उसको अपने बैलेंस से ज़्यादा पैसे निकालने हैं तो उसको बोलेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। सपोज कर लीजिए मेरे अकाउंट में, मेरा करंट अकाउंट है और उसमें अभी 15,000 रुपये पड़े हैं, मुझे निकालने हैं 20,000, तो आई कैन डू दैट। लेकिन ऊपर का जो 5,000 रुपये मैंने एक्स्ट्रा निकाला, दैट विल बी कंसिडर्ड एज बैंक ओवरड्राफ्ट। बिजनेसमैन को ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट है ये या तो सेल्फ गारंटी पे मिलता है या तो सिक्योरिटीज पे मिलता है, मतलब ही हैज टू पुट समथिंग एज अ सिक्योरिटी ओवर देयर, और उसके बाद उसको वो जो बैंक ओवरड्राफ्ट है वो मिलेगा। जो इंटरेस्ट मुझे पे करना पड़ेगा वो सिर्फ और सिर्फ ओवरड्राफ्ट के अमाउंट पे ही पे करना पड़ेगा, और जो भी मतलब अ, हो सकता है कि जितना भी मैं लूँ उस मैक्सिमम अमाउंट पे मुझे इंटरेस्ट पे करना है। बात करते हैं कैश क्रेडिट की। जो लोन अगेन बिजनेसमैन को ही दी जाती है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, उसके बिजनेस और के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए उसके स्टॉक को यहाँ कंसिडर किया जाता है कि कितना उसके पास स्टॉक है और कितना उसके पास अभी मनी है। ठीक है, क्यों ऐसा देखा जाता है? क्योंकि अगर मान लो वो इंसान आपको पैसे नहीं दे पाया, लौटा नहीं पाया, तो आप उसका स्टॉक बेच सकते हैं, उसका मनी कलेक्शन ले सकते हैं। यू कैन डू, आप दूसरा ऑल्टरनेट वे पहले ही खोज के रखते हैं, उसको बोलते हैं अपने कैश क्रेडिट। इसमें स्टॉक ऑफ गुड्स जो है वो बैंक के हाइपोथिकेशन में रहता है, बैंक उस पर नजर रखता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बिजनेस यूनिट्स अकॉर्डिंग टू अमाउंट देते हैं, मतलब जितना बड़ा अमाउंट उतना ज्यादा इंटरेस्ट का रेट होगा और जितना टाइम वो उस लोन को यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है वो है आपका लोन। जो मेन फंक्शन है बैंक का कि डिपॉजिट लो और लोन दो। ठीक है, बैंक जो है डिपॉजिट लेती है लोअर रेट पे, लोन देती है हायर रेट पे, और ये जो मुनाफा यहीं से आपका निकल के आ जाता है। बैंक जो है क्लाइंट को और बिजनेसमैन को अलग अलग तरीके की लोन देती रहती है। बैंक कस्टमर्स को लोन देती है, अलग अलग उनके रिक्वायरमेंट्स होते हैं, जैसे घर खरीदना है
फर्नीचर खरीदना है, घर का रिनोवेशन करना है, व्हीकल खरीदना है या अपने बिजनेस का डेवलपमेंट करना है। ये जो एडवांस है अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए है तो अमाउंट का रीपेमेंट पूरा एक ही टाइम पे होता है, मतलब जितना मैंने लोन लिया उतना ही मुझे एक ही टाइम पे देना पड़ेगा, या तो मैं रेगुलर इंस्टॉलमेंट्स में भी पे कर सकती हूँ इसको। अगर आप एक सिक्योर्ड लोन लेते हैं, मतलब बैंक हमेशा ही बिना किसी सिक्योरिटी के लोन नहीं देती, तो वो क्लाइंट से एक इमूवेबल प्रॉपर्टी मॉर्गेज में लेके रखती है। इमूवेबल का सिंपल मतलब होता है लैंड, ठीक है। ऐसी लोन को रीपे करेंगे हम उनके टर्म्स और कंडीशन पे, और हमारा वो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी जो हमने मॉर्गेज में रखा है, जो उनके पास गिरवी रखा है, वो हमें वापस मिल जाएगा। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है आपका ई बैंकिंग। ई बैंकिंग का फुल फॉर्म है आपका इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। नॉर्मली ई कैपिटल जाना, ईमेल तो इलेक्ट्रॉनिक मेल वैसा सब। ये सारे जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन है ये हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए करते हैं इंस्टेड ऑफ फिजिकल मेथड, मतलब हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बैंकिंग प्रोसेस में आजकल बहुत डेवलपमेंट आ गया, और ये डेवलपमेंट को उन्होंने 3 फेजेस में डिवाइड किया है। पहला फेज है उनका ट्रेडिशनल प्रोसेस, मतलब पहले बैंक के ट्रांजैक्शन ट्रेडिशनली होते थे, लेजर्स बनाए जाते थे, सारी अकाउंट्स में एंट्रीज की जाती थी। उसके साथ-साथ वाउचर्स भी रखे जाते थे और स्पेसिमेन सिग्नेचर भी चेक किया जाता था। हम लोग जो चेक पे साइन करते हैं, उसको भी वो लोग चेक करते थे, बिना किसी मशीन के, ठीक है? फिर आया दूसरा वाला कि कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करना। ट्रेडिशनल प्रोसेस में बैंकिंग में जो कंप्यूटर्स थे, जो सेम ब्रांच में थे, उनको एक ही नेटवर्क से कनेक्ट किया जाता था। इनमें से एक कंप्यूटर को जो है उसको बोलते थे सर्वर, ठीक है? एक कंप्यूटर होता था जो सबसे कनेक्टेड होता था, तो उसको बोलते थे सर्वर। और इसमें सेम ब्रांच में सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना पॉसिबल था, और बैंकिंग प्रोसेस ईज़ी और स्पीडी हो गया। थर्ड वाला जो आया कि बैंक कंप्यूटर्स को अब उन्होंने इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया, जिससे बैंकिंग प्रोसेस अगेन बहुत ईज़ी और स्पीडी हो गया। इंटरनेट, कोर बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग ये थोड़े से डिफ़िकल्ट लगते हैं, बट उनको समझना ज़रूरी है और बहुत ईज़ी हो जाएँगे एक बार आप ध्यान देंगे तो। जो बैंक ट्रांज़ैक्शंस अब हम इंटरनेट के ज़रिए करते हैं, इसमें बैंक ने कुछ अरेंजमेंट्स किए हैं, कुछ सिस्टम्स डाले हैं, जैसे जिसका नाम है ई कॉर्नर या ई गैलरी। इसमें जो ट्रांज़ैक्शंस हम करते हैं, तो बैंक एक यूनिक कोड देती है, पासवर्ड देती है कस्टमर्स को, और उन पासवर्ड्स को डाल कर के आप अपने ट्रांज़ैक्शंस को कर सकते हो। आपने देखा होगा यूपीआई में पिन होता है। आप ऑनलाइन करो, किसी बैंक की वेबसाइट से ट्रांज़ैक्शंस करो, तो आपके पासवर्ड्स होते हैं। दीज़ पासवर्ड्स हम ही भले सिलेक्ट करते हैं, बट दे आर सैंक्शन्ड बाय द बैंक। अच्छा, ट्रांज़ैक्शंस 2 तरह से हो सकते हैं, एक है फ़ाइनेंशियल और दूसरा है नॉन फ़ाइनेंशियल। फ़ाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन में बैंक अकाउंट होल्डर के पास मनी होती है, जो अपने अकाउंट से वो दूसरे अकाउंट के पास बेचता है। इसको बोलेंगे अपने फ़ाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन। इसका एग्ज़ाम्पल है टेलीफ़ोन बिल, टैक्स बिल, बाकी के सारे पेमेंट्स जो आप करते हैं। नॉन फ़ाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन क्या होता है? इसमें अकाउंट होल्डर ट्रांज़ैक्शन करता है, पर कौन-कौन से? अकाउंट स्टेटमेंट लेना, चेकबुक रिक्वेस्ट करना, पिन बदलना, पेमेंट को स्टॉप करने की रिक्वेस्ट करना, या बाकी के सारे ट्रांज़ैक्शंस, या कभी-कभी डेबिट कार्ड को ब्लॉक करवाना, क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक करवाना, ये सारी चीज़ें इसमें नॉन फ़ाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन में आ जाती हैं। अब इंटरनेट के आने से हमारी 3 चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ी ईज़ी हो गई हैं। सबसे पहला है कोर बैंकिंग, दूसरा है ई-बैंकिंग और तीसरा है मोबाइल बैंकिंग। एक-एक करके सबको समझते हैं। कोर का फुल फॉर्म है सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज, ठीक है? और इस सेंट्रलाइज्ड से मतलब क्या होता है? सबका एक ही सिस्टम, ऑनलाइन काम होगा और रियल टाइम एक्सचेंज होगा, मतलब जिस टाइम पे आप करेंगे उसी टाइम पे आपका पैसा वहाँ चला जाएगा। इसमें जो सेम बैंक है, उसकी सारी जो ब्रांचेज़ हैं, मान लीजिए बीओबी की ऑल ओवर इंडिया जितनी भी ब्रांचेज़ हैं, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी ब्रांचेज़ हैं, ये सब ब्रांचेज़ एक-दूसरे से कनेक्टेड होंगी। सेंट्रलाइज़्ड सर्वर होगा बैंक का, उसमें सेंट्रलाइज़्ड सर्वर कहाँ होगा? सीधी-सी बात है, जो उनका हेडक्वार्टर होगा, वहाँ पर सेंट्रलाइज़्ड सर्वर होगा। उसके अंदर सारे अकाउंट्स, मतलब जितने भी ब्रांचेज़ हैं, उसमें जितने भी लोग हैं, जिनके अकाउंट्स हैं, उनकी सारी डिटेल्स मौजूद रहती हैं। हर एक ट्रांज़ैक्शन की एंट्री जो है, वहाँ पर सेंट्रलाइज़्ड सर्वर में रियल टाइम में की जाती है। अगर मान लीजिए कि इसमें कोई बदलाव आता है, मतलब सर्वर में, सेंट्रलाइज्ड सर्वर में कोई चेंज आया, तो ये चेंज आप बाकी के सारे कंप्यूटर्स में, सारी ब्रांचेस में देख पाएँगे।
अकाउंट होल्डर अपना ट्रांजैक्शन कर सकता है किसी भी ब्रांच से, क्यों? क्योंकि सिस्टम सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। वो जहां से चाहे वहां से पैसे निकाले, वहां पैसे डिपॉजिट करवाओ, कोई भी ट्रांजैक्शन करो, वो सब कर सकता है। और इसीलिए अकाउंट होल्डर हमारा कस्टमर बन गया पूरी बैंक का, ना कि सिर्फ किसी पर्टिकुलर ब्रांच का। इसमें स्टेटमेंट में बड़ा मीनिंग है कि अकाउंट होल्डर बीओबी का मेंबर है, ना ही बीओबी अहमदाबाद का, राइट? या बीओबी मिर्जापुर का, जो अहमदाबाद में एक ब्रांच है। तो आप उस बैंक के हैं कस्टमर, उस पर्टिकुलर ब्रांच के नहीं हैं। ये प्रोसेस आप अलग अलग ब्रांचेस पे कर सकते हैं, और इसलिए आपका टाइम और एक्सपेंस बैंक का भी कस्टमर का भी कम हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग यानी ई बैंकिंग। प्रेजेंट टाइम में सारी बैंक्स कनेक्टेड हैं इंटरनेट के ज़रिए, जो हमने सर्वर की अभी बात की। तो कोई भी इंसान कहीं से भी विड्रॉ कर सकता है, डिपॉजिट कर सकता है, रिगार्डलेस ऑफ हिज होम ब्रांच। मतलब मान लीजिए मेरी होम ब्रांच अहमदाबाद के सरदार नगर में है, बट आई कैन डू एनी ट्रांजैक्शन इन झांसी ऑल्सो, कुछ भी कर सकती हूँ मैं। बैंक ने एक ई कॉर्नर जो है अलग अलग प्लेसेस पे इस्टेब्लिश करवाया। इसका मतलब उस कॉर्नर से कस्टमर या तो पैसे विड्रॉ कर सकता है या डिपॉजिट कर सकता है थ्रू हिज एटीएम कार्ड, और वो एटीएम की मशीन होती है, उसके ज़रिए आप कर सकते हैं। वो अपना बैलेंस भी जान सकता है इसी सिस्टम के ज़रिए, और इस ट्रांजैक्शन के कारण बैंक भी अकाउंट होल्डर जो है उसका मोबाइल नंबर वो रजिस्टर करती है, जिस पे मैसेज आता है जब भी आपके ट्रांजैक्शन होगा कुछ भी आपके अकाउंट में, तो आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज आ जाएगा। बैंकिंग का काम जो है इस सिस्टम से बड़ा ईज़ी हो गया है, ठीक है? थर्ड वाला जो आता है वो है आपका मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग का मतलब क्या? कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करिए किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के ज़रिए, जैसे कि एग्जांपल है मोबाइल फ़ोन, पर उसमें इंटरनेट होना ज़रूरी है। इंसान को बैंक में फिजिकली जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो सारे ट्रांजैक्शंस खुद से अपने मोबाइल से कर सकता है, अपना अकाउंट का बैलेंस जान सकता है, लाइट बिल, गैस बिल, टैक्सेस, सारे पेमेंट्स वो एक साथ अपने फ़ोन से कर सकता है। मनी को ट्रांसफ़र कर सकता है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। कस्टमर को एक एप्लीकेशन लिखना पड़ता है बैंक को ये सर्विसेज लेने के लिए, ठीक है? और बैंक जो है उसके बाद उसको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड देती है मोबाइल बैंकिंग के लिए। जब भी आप कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे, लॉगिन आईडी तो ऑब्वियसली वो लॉगिन ही रहेगा, बट यू हैव टू एंटर अ पासवर्ड, ताकि आपका वो ट्रांजैक्शन उनको पता चल जाए कि हाँ, सामने ऑथेंटिक इंसान बैठा है। और इसीलिए डर की बात ये है, जो साइबर आजकल क्राइम्स होते हैं, हम बोलते हैं ना कि डू नॉट शेयर योर इन्फॉर्मेशन विथ एनीबॉडी। वो इसीलिए बोलते हैं कि अगर आपके पासवर्ड्स कहीं चले गए, तो वो इंसान फिर आपका सब कुछ क्रैक कर सकता है, क्योंकि आपको पता है ह्यूमन मेंटालिटी क्या है। मैंने मान लो किसी का भी एक पासवर्ड इस पर्टिकुलर पैटर्न में रखा कि पहले मेरा नाम फिर मेरा डेट ऑफ बर्थ, तो मैं सबके पासवर्ड सेम ही रखूंगी, मुझे इतनी चिंता नहीं करनी ना सबको याद रखने की। तो इसीलिए अपने पासवर्ड्स को, अपने यूपीआई को, अपने डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड, सारे नंबर्स को बड़ा सिक्योर रखा जाता है। कोई भी मांगे तो उसको दे दिया नहीं जाता, और इसीलिए यहाँ पर सिक्योरिटी रूल्स की बड़ी ज़रूरत है इस सिस्टम में। चलो, इस चैप्टर का जो लास्ट पेज है वो है सर्विस एसोसिएटेड विद बैंक। इसमें 3 सर्विसेज आती हैं, एक आपका एटीएम, एक है डेबिट कार्ड, एक है क्रेडिट कार्ड। एक-एक करके सबको समझते हैं। एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एक बैंक अकाउंट होल्डर जो होता है उसको ये, मान लीजिए मेरा अकाउंट बीओबी में है, तो मुझे बीओबी से एटीएम का कार्ड मिलेगा। जब कस्टमर को चाहिए वो मिनिमम अमाउंट जो बैंक ने डिसाइड कर रखा है, एटीएम से अपने चाहे तो 1 रुपया नहीं निकाल सकते। मिनिमम अमाउंट वहाँ पर लिखा हुआ होता है और डिसाइडेड होता है, उतना हम निकाल सकते हैं, एंड दैट टू लेसर देन द बैलेंस ऑफ हिज अकाउंट। मतलब मेरे अकाउंट में अगर 1000 रुपए है तो आई कैन नॉट विड्रॉ 2000, उससे कम ही मैं निकाल सकती हूँ, ज़्यादा नहीं निकाल सकती। बैंक अकाउंट होल्डर जो है वो लिमिटेड अकाउंट में से पैसे निकाल सकता है, और इसमें डेली विड्रॉवल लिमिट भी होती है, एक दिन में आप कितना विड्रॉ करेंगे। और ये क्यों होता है कि आपको पता है एटीएम में अंदर पैसे भरे जाते हैं, हर रोज वो लोग पैसे भरते हैं। अब सपोज कर लीजिए कि 10 लोग वहां गए, उन 10 लोगों ने 50-50 हजार रुपए एटीएम से निकाल दिए, तो एटीएम तो खाली हो जाएगा। तो दूसरे लोग जब उसके पीछे आएंगे वो क्या लेंगे उस एटीएम से? इसीलिए एटीएम से निकालने का, कैश निकालने का एक लिमिट होता है। बैंक जो है यहाँ पर एटीएम कार्ड आपको प्रोवाइड करेगी, आप कितना अमाउंट निकालेंगे सिंगल टाइम में वो लिमिट भी वहाँ पर होती है। कस्टमर को एक सीक्रेट पिन भी दिया जाता है,
आप एटीएम दूसरे बैंक के एटीएम से भी पैसे निकाल सकते हैं, बट यू हैव टू पे सम एक्स्ट्रा चार्जेस। क्रेडिट कार्ड की बात करें तो ये जो बैंक का कार्ड होता है, इसको बड़ा ज़्यादा ज़्यादा यूज़ किया जाता है 20th सेंचुरी के एंड में, मतलब अभी के टाइम में। कोई भी अकाउंट होल्डर या कोई भी पर्सन बैंक में अप्लाई कर सकता है, क्रेडिट कार्ड के लिए डिमांड कर सकता है। बैंक जो है एक उसके उस पर्टिकुलर इंसान के क्रेडिट की पूरी स्टडी करती है, सिस्टमैटिक स्टडी करती है कि कितना उसने लोन पहले रीपे कर दिया है, क्या उसका आजकल सिबिल स्कोर जाना जाता है। इंसान जो इसकी इसमें ज़िक्र नहीं है, सिबिल स्कोर होता है आपका अपना स्कोर, जब आप लोन लेते हैं और उसको रीपे करते हैं तो सिबिल स्कोर और स्ट्रॉन्ग बनते चला जाता है। ये जो है बैंक आपका स्टडी के ऊपर डिटरमाइन करेगा कि आप लोन मतलब क्रेडिट कार्ड देने के लायक हैं या नहीं। उसके बेस पे एक प्री डिसाइडेड लिमिट का क्रेडिट कार्ड उनको दिया जाता है, और जब भी आप कोई भी परचेज़ करेंगे इसमें से, तो अमाउंट जो है आपके अकाउंट से नहीं कटेगा, आपके क्रेडिट कार्ड में से कटेगा। फिर जो बैलेंस स्टेटमेंट होता है, वो जो है आपको फिक्स टाइम पे मतलब उसको सेटल करना पड़ता है क्रेडिट कार्ड में। सपोज़ कर लीजिए मेरे पास कोई क्रेडिट कार्ड है, मैंने कुछ खरीदी करा उससे, 50,000 रुपए उसकी लिमिट है। जैसे ही मेरा वो 1 महीने का जो भी मेरे ट्रांज़ैक्शंस होंगे, वो मुझे उस 1 महीने के बाद रीपे करने पड़ते हैं। लास्ट है डेबिट कार्ड आपका। ये भी सेम होता है क्रेडिट कार्ड के ज़रिए, बट द ओनली डिफरेंस बिटवीन द टू इज़ क्रेडिट कार्ड में मेरा उस बैंक में अकाउंट होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन डेबिट कार्ड में मेरा उसमें अकाउंट होना ज़रूरी है, और मैं उतने ही पैसे यूज़ कर सकती हूँ जितने मेरे अकाउंट में हैं। उसमें मेरे को बैंक कोई लोन नहीं दे रहा है, ठीक है? कार्ड होल्डर जो है अपने शॉपिंग का या जो भी वो कर रहा है, वो सब उससे उससे वो पे कर सकता है। इसमें स्वाइप का भी ऑप्शन होता है। हालाँकि स्वाइप का ऑप्शन क्रेडिट कार्ड्स में भी होता है कि आप ऐसे ही स्वाइप करिए मशीन पर एंड ट्रांज़ैक्शन विल बी डन। बिलिंग अमाउंट जो है वो हमारे अकाउंट से डेबिट होता है, और उतना ही हम स्पेंड कर सकते हैं जितना हमारे अकाउंट में अवेलेबल बैलेंस है। उससे ऊपर हम लोग स्पेंड नहीं कर सकते। चलो ठीक है, चैप्टर हो गया पूरा। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमने बैंक के बारे में पढ़ा, बैंक की दी हुई सर्विसेज के बारे में पढ़ा, क्या-क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, मेन टॉपिक्स हमने जाने, आरटीजीएस, एनईएफटी क्या होता है। होपफुली आपको सारा समझ आ गया होगा। आप चाहें तो पार्ट 1 देख सकते हैं, उसमें आपको और क्लैरिटी जो है उस पर्टिकुलर चैप्टर की मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट हियरिंग। अगेन अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा इस वीडियो पे जो भी आपके अपने व्यूज़ हैं। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट हियरिंग। हैव अ गुड डे। नमस्ते।